मौके मिले तो वहां से कुछ भी कवर होता या गेन होता हुआ नजर आए। सुमित का अगला सवाल है, वो पूछते हैं वेदांता में मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं जो उन्होंने 200 के भाव पे खरीदा है, बहुत पहले खरीदे होंगे, उसके बाद एक शार्प अप्रूव भी आया, उसके बाद करेक्शन भी देखने को मिली, तो अब करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, वेदांता मेरे हिसाब से अगर जो डी लिस्टिंग हुए डी मर्जर हुए हैं उससे पहले का अगर है तो काफी सारे चीजें हो गई है। पर्टिकुलर इसी वेदांता काउंटर की अपन स्पेसिफिक बात करें तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। काउंटर में अभी काफी दिनों के बाद में ब्लॉक डील वगैरह सारी एडजस्टमेंट या जो भी बोलते हैं ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से 260 के बिलो 258 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपर साइड में वापस से ये 300 320 इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और उसके ऊपर निकलता है तो 350 तक की भी रेंज देखने को मिल सकती है। काफी टाइम का कंसोलिडेशन के बाद में वापस एक अपर साइड मेंटेन करना है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन लग रहा है। ओके, अगला सवाल सुनीता जी का है। सुनीता जी पूछती हैं, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के स्टॉक्स हैं उनके पास, 100 रुपए के भाव पे एवरेज प्राइस है, अब मुझे मुनाफा ले लेना चाहिए या फिर निवेशित रहना चाहिए? देखिए, काउंटर में स्पेसिफिक देखेंगे तो फंडामेंटली वैल्यूएशन तो काफी सारी है, बट जिस हिसाब से कुछ ना कुछ ग्रुप कंपनीज के साथ में चलता रहता है तो अपर साइड में सस्टेन नहीं करता। तो मेरे हिसाब से जब भी अपर साइड मिले तब इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग पार्सल कर लेना चाहिए। लोअर में वापस से मौके देखने चाहिए जहाँ पे लोअर में वापस, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज आती है बाद में वापस से आती है, तो जब तक फुल्ली क्लेरिफिकेशन नहीं आएंगे, जब तक पूरी क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक स्टॉक्स के अंदर वो मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर आप लंबी अवधि के नजरिए से होल्ड कर सकते हैं तो जब भी क्लेरिफिकेशन आएगा तब हो सकता है कि स्टॉक अपने को 125 130 की रेंज दिखा देगा, तो उस हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। बट आपका ट्रेडिंग व्यू है तो प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक रहेगा। अगला सवाल जो है वो साहिल जी का है। साहिल जी बोलते हैं कि अभी तक उन्होंने ईवी स्पेस में एंट्री नहीं ली है। वो आपसे जानना चाहते हैं कि ईवी में जो मोमेंटम प्ले आउट हुआ है, चाहे वो एथर एनर्जीज हो, चाहे वो ओला इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रा ग्रीन हो, क्या वो खत्म हो चुका है या फिर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें अभी भी स्टीम बाकी बचा है? स्टीम बाकी है, ग्रोथ अभी बाकी है और ईवी प्ले तो अभी तक हुआ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ईवी प्ले में तो अभी लंबी स्टोरी है, लॉन्गर टर्म स्टोरी अभी भी चल रही है। तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रा ग्रीन और एथर एनर्जी ये दो काउंटर है जिसको लंबी अवधि के नजरिए से ध्यान में रखा जा सकता है। इन दोनों में स्कोप भी लग रहा है, फंडामेंटली भी काफी चीजें मजबूत है। तो ओला को छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रा और एथर एनर्जी इनको एकुमुलेट किया जा सकता है। ओके, सुमन अग्रवाल जी पूछती हैं, उनका सवाल है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, चलिए कुछ ले लेती हूँ उसमें से। जयसवाल नेको और पाइन लैब्स, दोनों ही स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? देखिए, पाइन लैब तो काफी बढ़िया प्लेस्ड है, मेरे हिसाब से लंबी अवधि के नजरिए से होल्ड करना चाहिए। अभी काफी सारे म्यूचुअल फंड ने भी काफी ब्लॉक डील में लिया है और फंडामेंटली भी स्टोरी ठीक ठाक है। जयसवाल निको की बात करेंगे तो पिछले कुछ सालों में काफी लोअर लेवल से काफी ऑलरेडी चल चुका है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे हिसाब से ये लेवल पे एंट्री करने से बचना चाहिए। थोड़ा लोअर मिलता है तब इसके अंदर मौके देखने चाहिए, अभी थोड़े से हाई लेवल पे है तो यहाँ पे थोड़ा स्किप कर सकते हैं, पाइन लैब में एंट्री ले सकते हैं। ओके, उनका ये भी सवाल है, वेदांता ऑयल वो फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, ये सारे जो काउंटर है इनको 1-2 क्वार्टर और देने पड़ेंगे। वेदांता ऑयल है, वेदांता स्टील है, जो भी ये पावर है, सारे काउंटर को 1-2 क्वार्टर और देने पड़ेंगे। उसके बाद में जहाँ पे अच्छी क्लियरिटी आएगी वहां पे एक अच्छा मोमेंटम इमर्ज होगा। अभी के हिसाब से सारे ही काउंटर 30-40 की रेंज में चल रहे हैं। जब तक ये 1-2 क्वार्टर के बाद में क्लेरिफिकेशन आएंगे जहाँ पे नंबर अच्छे आएंगे तो वहां पे ज्यादा मौके बनेंगे। ऑयल एंड गैस और स्टील ये दो प्रीफर्ड है अभी के हिसाब से कि यहाँ पे थोड़े मोमेंटम अपने को थोड़ा अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन नजरिया वही है कि कम से कम 12 महीने का नजरिया रखे, क्योंकि ये साइक्लिकल प्ले रहते हैं। तो कभी कभार हो सकता है कि कोई साइकिल नेगेटिव हो तो वहां पे थोड़ा डाउन साइड भी देखने को मिल जाए। इसके लिए लंबी अवधि के नजरिए से 2 काउंटर में ध्यान रखा जा सकता है। ऑयल एंड गैस स्पेस आपको क्यों पसंद है? क्योंकि क्रूड तो बहुत ही वॉलेटाइल है। नहीं, ऑयल एंड गैस में भले क्रूड में अपसाइड डाउन साइड रहते हैं बट इनकी पोजीशन जो है ये हेज करके रखते हैं। तो काफी कुछ चीजें हैं जिनका ये जैसे मार्जिन अपना एक मेंटेन करके भी चलते। तो मेरे हिसाब से वहां पे वो चीजों के लिए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी अप डाउन ये तो पार्ट एंड पार्सल है। बट वर्किंग ठीक है और
आउटलुक ये सेक्टर के भी काफी बढ़िया है, तो उसके हिसाब से ये चीजों में ध्यान रखा जा सकता है। ओके। बट यही है कि थोड़ा लंबा नजरिया रखें, क्योंकि हो सकता है कि बीच में एक आधा महीना कोई मार्जिन कंप्रेस्ड भी हो, तब थोड़ा सा उस टाइम पे एडजस्ट भी करना पड़ेगा, तो वो टाइम में स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर भी बन सकता है। कोई और स्टॉक जो आपको ऑयल एंड गैस स्पेस से पसंद हो? लेकिन बाकी सारे तो लार्ज कैप हैं जहाँ पे ऑलरेडी जगह बनी हुई है, तो मेरे हिसाब से उन सब में तो ध्यान रखा ही जा सकता है। ओएमसीज में मेरे हिसाब से थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, जहाँ पे ओके। रिजनेबल वैल्यूएशन है और एक अपसाइड मोमेंटम भी, डिविडेंड प्ले भी अच्छा मिलता है। अगर फंडामेंटली देना है तो मेरे हिसाब से एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, आईओसी है, ये सारे काउंटर में ध्यान देना चाहिए। रिजनेबली वैल्यूड है और कहीं ना कहीं पे होता है कि आगे पीछे होके अब जो ऑयल की कंडीशन है वो स्टेबल होते हुए भी नजर आएगी, तब ये सारी कंपनीज को एक अच्छा बेनिफिट मिलते हुए नजर आएगा। ओके। और अभी की सिचुएशन में भी एक सारी कंपनीज ने अपने आप को बढ़िया तरीके से मैनेज किया, जितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे काफी लो लॉस में है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक्स को लंबी अवधि के नजरिए से बाइंग किया जा सकता है। ओके, योगेश जी का सवाल है। योगेश जी पूछते हैं उनको सीमेंट स्पेस में निवेश करना है, तो सीमेंट में कोई ऐसा काउंटर बताइए जो लंबी अवधि के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाए। देखिए, सीमेंट में एक साइक्लिकल प्ले है और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट प्रिफर्ड है, बट यहाँ पे यही है कि काफी सारा टाइम ले रहा है। अभी फिलहाल सीमेंट स्पेस में उतना कोई अट्रैक्शन जोन बना हुआ नहीं है, तो ये लार्ज कैप में थोड़ा ध्यान रखें, जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे फिर वापस से मौके बनेंगे और अपसाइड मोमेंटम भी थोड़ा यहाँ पे है, यहाँ पे गैप भी है, वैल्यूएशन रिजनेबल है, तो अंबुजा सीमेंट के अंदर ध्यान रखा जा सकता है। कोई ऐसे सेक्टर्स यहाँ पे महेश जी जो आपको अर्निंग्स के बाद काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं, और कोई ऐसे स्टॉक्स उन सेक्टर्स में? देखिए, बैंकिंग सेक्टर ही में काफी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे प्रोमिसिंग है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे बैंकिंग और फाइनेंशियल इन सारे सेक्टर में ध्यान रखना चाहिए। शो के स्टार्ट में भी अपन ने डिस्कस किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कर्नाटका बैंक है, और उसके अलावा भी ये एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये सारे तो लार्ज कैप है ही। डीसीबी बैंक है, यहाँ पे वैल्यूएशन है और यहाँ पे एक यहाँ से भी एक अच्छी खासी अपसाइड जो है इन सारे काउंटर में है। ओके। यहाँ पे वैल्यूएशन रिजनेबल है, ठीक ठाक डिविडेंड प्ले है, अच्छी खासी अपसाइड है, तो सेफेस्ट प्ले में जाना चाहिए। और ये काउंटर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ रिसेंटली आया था, उसके बाद में काफी सारे डाउन साइड देखने को मिलता है, वहां पे भी एक अच्छी खासी मुझे लगता है कि टाइम है, जब मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी होगी तब एएमसी प्ले भी जो है, एएमसी के सारे स्टॉक्स है वहां पे भी ध्यान रखना चाहिए। उन सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकती है। ओके, रूहान पूछते हैं टाटा स्टील वर्सेस सेल, स्टील कंपनीज में टाटा स्टील में निवेश बेहतर है या फिर स्टील अथॉरिटी में, सेल में? ये टाटा स्टील ज्यादा बेटर है, सेल ऑलरेडी अपसाइड हो चुका है, तो जहाँ पे मोमेंटम प्ले है वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ा और मोमेंटम करे, बट टाटा स्टील अगर देखेंगे तो फंडामेंटली मुझे बेटर प्लेस लग रहा है, तो टाटा स्टील में यहाँ से खरीदारी के मौके देखे जा सकते हैं। अगला सवाल जो है वो सुनीता जी पूछती हैं। सुनीता जी पूछती हैं मजगांव डॉक 2500 पे उन्होंने खरीदारी की है, 100 शेयर है उनके पास। पूछते हैं मुनाफा वसूल लेना चाहिए या फिर निवेशित रहना चाहिए? लेकिन लंबी अवधि है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट ऑफ टर्म है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 2590 का स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से एक अपसाइड है, एक छोटा सा ही रेसिस्टेंस है, 2660 के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है कि 2720 तक की भी रेंज दिखा दे, तो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2720 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लंबी अवधि है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे स्टॉक्स के अंदर और ज्यादा अपसाइड जाने के भी चांसेस है। और एचएएल पे आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, एचएल में ऑलरेडी लोअर लेवल्स अगर देखेंगे तो 4000 4100 से थोड़ी अपसाइड ऑलरेडी हो चुकी है, तो लंबी अपसाइड तो यहाँ से नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी 5600 5700 ये रेंज फिर भी अपने को एक साल का नजरिया रखेंगे तो नियर बाई ये रेंज जरूर देखने को मिल सकती है। अगला सवाल मन्नापुरम फाइनेंस पे है। हमने देखा कि जब सोने के दाम ऊपर जाते हैं तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है इन द लॉन्ग टर्म। इन स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी दिखा मन्नापुरम, मुथूट जैसे कंपनीज में। अब इस स्टॉक पे अभी आपका क्या नज़रिया बन रहा है?
नहीं, मन्नापुरम में लंबी अवधि का नजरिया जो है वो पॉजिटिव ही है। मेरे हिसाब से ये सारे स्टॉक्स जो है और फाइनेंसिंग के हिसाब से जो गोल्ड के भाव जब भी बढ़ते हैं तो इनको थोड़ा सा लेवरेज अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये लंबी अवधि के नजरिए से गोल्ड का भी आउटलुक पॉजिटिव है, तो ये सारे स्टॉक्स के अंदर काफी सारा साइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग करते हैं तो 348 का स्टॉप लॉस, 385 का जो है पहला रेसिस्टेंस रहेगा। फार्मा स्पेस आपको कैसा लगता है यहाँ पे महेश जी? फार्मा स्पेस में अब थोड़ी बहुत लेथार्जी सी आ गई है बिकॉज बाकी सेक्टर्स चलना शुरू हुए हैं पोस्ट अर्निंग्स, पर फार्मा एज अ स्पेस अभी भी अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहे हैं। सो अभी भी मोमेंटम की उम्मीद रखनी चाहिए और इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो? देखिए, फार्मा स्पेस में काफी सारे स्टॉक्स है वैसे बढ़िया। सन फार्मा हमने आपके साथ में काफी टाइम डिस्कस भी किया और जी। काफी अच्छा मोमेंट लोअर लेवल्स अपन ने कैप्चर भी किया। अभी भी कोई भी जब भी टिप मिलता है सन फार्मा में ध्यान दे सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा में भी अच्छा ट्रैक्शन है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे उसके अंदर भी कुछ अपडेट्स पॉजिटिव आने चाहिए। तो जब भी ये दोनों काउंटर में लोअर लेवल में मिलेगा तो वहां पे खरीदारी के मौके देखेंगे। सिप्ला में अभी जो उनके टेंस थे वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो सिप्ला में भी थोड़ा पार्सल बाइंग की जा सकती है। आज अगर हम देखें तो निफ्टी ऑटो स्पेस में अशोक लेलैंड इज होल्डिंग अप 178 के आसपास का भाव है। टीवीएस मोटर में 1% का इजाफा है और बाकी स्टॉक्स जो है वो ½% के आसपास की हलचल और मजबूती लेके कामकाज कर रहे हैं। अशोक लेलैंड एट 178, अब क्या करना चाहिए? नहीं, आज ही हमने हमारी कंपनी के क्लाइंट्स को सुबह ही रिकमेंड किया है, तो मेरे हिसाब से बाइंग काफी दिनों के बाद में एक ट्रैक्शन बना हुआ है। 167 का स्टॉप लॉस रखे, अपर साइड में 185 फर्स्ट लेवल बनेगा, 185 के ऊपर निकले तो 196 205 ये लेवल देखने को मिल सकता है। चार्ट पे पॉजिटिव है और फंडामेंटली भी ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग के मौके देखने चाहिए। दो छोटे से स्टॉक्स जहां पे बाइंग इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत होती है, एक है वोडाफोन आइडिया और दूसरा है येस बैंक। दोनों पे आपका क्या नज़रिया बन रहा है इस समय? देखिए, वोडाफोन में भी काफी दिनों से ट्रैक्शन बना हुआ है, तो वोडाफोन में अभी स्टॉप लॉस जो है 13 रुपए 40 पैसे का। कोई भी अगर टिप मिलता है मेरे हिसाब से 14.40 14.60 तो एक बाइंग का मौका दिखना चाहिए। टिप में स्टॉप लॉस 13 रुपए 40 पैसे का रखेंगे, अपर साइड में 15 रुपए 80 पैसा, 16 रुपए 40 पैसा ये लेवल जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि छोटा स्टॉक है बट ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जी। तो उस हिसाब से ये स्टॉक्स को इस टाइप से ट्रेड कर सकते हैं। यस बैंक में फिलहाल वो मोमेंटम कुछ बना नहीं है, साइडवेज है, तो यही है 20 रुपया 50 पैसा 21 रुपया आता है तो फिर बाइंग के मौके देखें। 19 रुपया 50 पैसा या 20 पैसा का स्टॉप लॉस वहां पे भी रख सकते हैं। एंथम के स्टॉक को देखिएगा, ये स्टॉक 908 के स्तर पे है, आज 4% का इजाफा है, डे हाई पे कामकाज कर रहा है, क्या करेंगे? नहीं, देखिए चार्ट पे ठीक ठाक है और मेरे हिसाब से इसको एक खरीदारी के मौके की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये काउंटर जो है यहाँ से भी मेरे को लगता है कि 8-10% अपसाइड के मौके दे सकता है। HDFC बैंक को खरीदना चाहिए, ऐसा साहिल पूछते हैं। देखिए, आपका अगर व्यू जो है आप होल्ड कर सकते हैं और कम से कम एटलीस्ट 12 महीने तो फिर आपको आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू एकदम ही ट्रेडिंग व्यू है तो फिर इस काउंटर को भी अवॉइड करिए, क्योंकि काउंटर में कोई ट्रैक्शन टेक्निकली नहीं बना हुआ है बट फंडामेंटली मौके बनेंगे। फंडामेंटली कुछ ना कुछ अपडेट्स होगा, शायद हो सकता है रिजल्ट आएंगे उसके बाद में होगा। तो फंडामेंटली तो यहाँ से 850 तक की अपसाइड अभी भी देखने को मिलती है, बट टेक्निकली अभी काउंटर साइडवेज है। तो टेक्निकली अगर ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज करना है तो अवॉइड करिए। फंडामेंटल के हिसाब से अगर 12 महीने होल्ड कर सकते हैं तो फिर भी बाइंग करें। नीरज पूछते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक में अच्छी करेक्शन देखने को मिली है, क्या खरीदने का मौका है? नहीं, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। सेंस के बाद में थोड़ा सा जो है वॉल्यूम जो है कंप्रेस्ड हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें। कोई सिग्निफिकेंट यहाँ से भी डिप अगर मिल जाती है तो फिर बाइंग के मौके देखेंगे। अभी ये रेंज काफी दिनों के बाद में लोअर के बाद में वापस उतना रिकवरी भी नहीं कर पा रहा है जितना कि यूजुअली काउंटर में होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा और टाइम देना चाहिए। थोड़ा डिप मिलता है तो फिर यहाँ पे खरीदारी के मौके देखने चाहिए। चलिए, आप अपने पसंदीदा स्टॉक बता दीजिए, आपके रडार पे कौन से शेयर है?
मैंने तो स्टार्टिंग में ही आपसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है या कर्नाटका बैंक है, अशोक लेलैंड, फिर भी आपने जो किए, तो ये तीनों ही स्टॉक्स के अंदर खरीदारी के मौके देखे जा सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड है जो अभी यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है, अगर किसी को लंबी अवधि के नजरिए से खरीदना है तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में